गुड मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट्स। मैं आशा करता हूं कि आप सभी सुखी और प्रसन्न होंगे एवं आपकी पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आइए डिस्कस करते हैं आज का द हिंदू जो मेन टॉपिक्स आए हुए हैं। तो जो पहला टॉपिक है वो ये है कि नाटो यूएस सेप्टिकल ऑफ रशियन ट्रूप्स पुल आउट। तो इसमें जो है जो यूएस है उसने जो है सेप्टिकल व्यू जो है डिनोट किया है। वो इसके बारे में जो रशियन जो ट्रूप्स है वो पुल आउट होने के लिए होंगे या नहीं उसके बारे में जो है ये टॉपिक आया हुआ है। तो आइए समझते हैं इसके मेन बैकग्राउंड को कि यूएस रसिया और यूक्रेन का जो इशू है वो मेजर इशू क्या है एवं इसमें यूएस का क्या रोल है। तो जो रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट इसके जो मेन रीजन्स हैं वो है नाटो इशू, जैसा कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में जो है एस्टेब्लिश्ड किया गया। अदर रीजन्स है नाटो इशू। नाटो इज अ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज, 27 यूरोपियन यूनियन एंड 1 यूरेशियन कंट्री। तो टोटल कंप्राइजिंग अराउंड 30 कंट्री। तो जो ये है जो नाटो है ये मेनली मिलिट्री अलायंस है, मिलिट्री अलायंस। ये एक दूसरे की सिक्योरिटी पर्पस के लिए कोऑपरेट और कोऑपरेशन करते हैं जो एवं एक दूसरे की सिक्योरिटी के साथ ड्यू टू मिलिट्री थ्रेट एक दूसरे के लिए सिक्योरिटी के समय पे जो है स्टैंड करते हैं। अदर रीजन्स है कल्चरल एंड पॉलिटिकल इश्यूज। कल्चरल और पॉलिटिकल इश्यूज मेनली जैसा कि हम मैप से समझते हैं, जो यूक्रेन है, यूक्रेन का जो वेस्टर्न पार्ट है वो बेलारूस, पोलैंड और स्लोवाकिया से मिलता है। तो जो यूक्रेन का वेस्टर्न पार्ट है वो कल्चरली जो है वेस्टर्न यूरोप से मिलता जुलता है और जो ईस्टर्न पार्ट है वो रसिया से मिलता जुलता है। तो जो इसकी सिमिलरिटी है यूक्रेन की वेस्टर्न पार्ट की, वो जो है वेस्टर्न के साथ अलायंस जो है बनाना चाहता है। तो इसकी वजह से जो है यूक्रेन जो है नाटो में शामिल होना चाहता है। अब चूंकि नाटो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है तो जो इसकी प्रेजेंस होगी जो कि ईस्टर्न यूरोप में होगी अराउंड द यूक्रेन। यदि यूक्रेन शामिल होता है नाटो में तो ये इट विल क्रिएट द थ्रेट टू द रसिया। तो रसिया इसके बारे में सेप्टिकल है और इससे जो है वरीड है। तो यदि बॉर्डर इशू में, यदि बॉर्डर एरियाज में यदि नाटो प्रेजेंट होता है तो इससे रसिया को जो है थ्रेट फ्यूचर में हो सकती है। तो इसको लेकर के जो है रसिया जो है सेप्टिकल है और वरीड है। नेक्स्ट जो रीजन है वो है जियोपॉलिटिक्स एंड अलायंस बाय अदर कंट्री। अब चूंकि इसमें मेजर कंट्रीज इन्वॉल्व हैं जैसे कि यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, तो जो मेजर ग्रुपिंग्स जो वर्ल्ड में हो रही हैं और जो इसमें अदर कंट्रीज शामिल हो रही हैं उससे जो है जियोपॉलिटिक्स ओवरऑल जो परफॉर्मेंस एट द ग्लोबल लेवल जो रसिया का है उस पर जो है इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इस प्रकार से नाटो का इश्यू है। तो आइए समझते हैं कि इसमें हेडिंग्स में जो आया हुआ है वो मेनली किसके बारे में बात कर रहा है। तो जो ये स्टेटमेंट आया हुआ है वो यूएस से आया हुआ है। रसिया सेड ऑन वेडनेसडे मोर ऑफ इट्स फोर्सेस सराउंडिंग यूक्रेन वर विड्रॉइंग बट नाटो ज्वाइंड द यूएस इन सेइंग इट हैड yet to convince that pull out was real। जैसा कि रसिया ने स्टेटमेंट दिया था कि हम जो है पुल आउट कर रहे हैं धीरे धीरे, पर जो यूएस और नाटो है उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि रसिया को ये रियल अभी प्रूव करना है कि रियली दे आर विड्रॉइंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर रीजन, फ्रॉम द रीजन ऑफ द ब्लैक सी एज वेल एज सी ऑफ एजो। इन यूक्रेन द डिफेंस मिनिस्ट्री सेड इट्स वेब पोर्टल had been hit by an unprecedented cyber attack that was into its second day। तो इस प्रकार से हमने जो है इसके मेजर इश्यू को समझा। आइए समझते हैं इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। जैसा कि रसिया ने स्टेटमेंट दिया है, रसिया डिमांड्स यूक्रेन शुड नॉट ज्वाइन नाटो। तो जो है यूक्रेन को जो है नाटो ज्वाइन नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके बॉर्डर पे जो है थ्रेट क्रिएट की जा सकती है। नाटो एक्सटेंशन नॉट टू ईस्टर्न यूरोप, और इसने जो है डिमांड किया है कि जो है नाटो जो है ईस्टर्न यूरोप में एक्सटेंड नहीं होना चाहिए।
और जो रसिया ने पहले दिन जो स्टेटमेंट दिया था कि वी आर रेडी टू डिस्कस द कंसर्न विद द वेस्टर्न कंट्रीज इफ देयर आर रेडी टू सेटल डाउन इन द पीसफुल मैनर। तो इस प्रकार से रसिया का जो है स्टेटमेंट जो है आया हुआ है। आइए समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेटेड टू जो ये बटरफ्लाई के उसमें आए हुए कि कैसे जो है बटरफ्लाई माइग्रेट करती हैं। थाउजेंड्स ऑफ क्रिम्सन रोज बटरफ्लाई फ्लाई अक्रॉस द ओशियन, दे माइग्रेट फ्रॉम धनुषकोडी इन तमिलनाडु टू श्रीलंका। तो मैप में इसको लोकेट करते हैं कि जो धनुषकोडी है वो कहाँ पर लोकेटेड है। जो धनुषकोडी है वो मेनली पम्बन जो ब्रिज है वहां पर जो है उसके जस्ट साउथ ऑफ लोकेटेड है। ये एडम्स ब्रिज के पास में लोकेटेड है। इसमें मेनली जो है रामेश्वरम, नियर रामेश्वरम पाक बे में। तो इस प्रकार से ये जो है धनुषकोडी लोकेटेड है। ये एक्चुअली भी टूरिस्ट प्लेस है मेनली फॉर हिंदू रिलीजन। तो ये इसमें जो मेनली आया होगा द प्रिस्टीन बीच ऑफ धनुषकोडी एट द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ द रामेश्वरम आइलैंड इन द इंडियन पेनिनसुला हैज विटनेस्ड अ फेनोमेनल ओवर द पास्ट फ्यू डेज। तो थाउजेंड्स ऑफ क्रिम्सन रोज बटरफ्लाईज swarmed, all available for flowering plants along the beach. In it was their stopover for nectaring. Actually जो इकोलॉजी और इन्वायरमेंट में जो बटरफ्लाई का रोल है वो ये है कि दीज परफॉर्म द वर्क ऑफ पॉलिनेटर, जिसे हिंदी में परागण कहते हैं। तो ये क्या है कि परागण का काम करते हैं। तो इसलिए इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बटरफ्लाई का काफ़ी इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट, जैसा कि ये बटरफ्लाई का जो है डायग्राम है, इस प्रकार से ये फूलों पर बैठने के बाद जो है उसको अदर पुष्प में जा करके उसके परागण का काम करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू हिजाब क्लैड गर्ल्स टर्न्ड अवे एज कॉलेजेस रीओपन। तो इसमें जो है हिजाब का इशू आया हुआ है। सेवरल स्टूडेंट्स शुड नॉट अटेंड क्लासेस, समटाइम इंस्टीट्यूशंस रिमेन शट। तो यहाँ पर जैसा कि अपन देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इससे आइए समझते हैं इससे रिलेटेड मेन टॉपिक्स। अब जैसा कि ये हिंदुस्तान टाइम्स में भी बताया गया है कि जो ये प्रोटेस्ट है जो किस लेवल पे है और कैसे कैसे प्रोटेस्ट किया जा रहा है। वी कैन सी इन द पिक्चर प्ले कार्ड्स स्टेज अ प्रोटेस्ट इन थाने अगेंस्ट द हिजाब बैन इम्पोज्ड इन द फ्यू कॉलेजेस इन कर्नाटका। तो ये प्रोटेस्ट है नॉट ओनली कंसंट्रेटिंग इन उडुपी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, इट आल्सो स्प्रेड अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो हिजाब रिलेटेड जो मेन कंट्रोवर्सी वो कौन कौन सी है, मेन इश्यूज जो इन्वॉल्व है वो है रिलीजियस फ्रीडम वर्सेस सेक्युलरिज्म। अब जो सम पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो बिलीव करते हैं वो ये है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है जो गवर्नड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के द्वारा फंडिंग किए जाते हैं, वहाँ पर जो कंसेप्ट है वो सेक्युलरिज्म की ओर ज़्यादा होना चाहिए इंस्टीड ऑफ जस्ट रिलीजियस, लाइक कि पर्टिकुलर रिलीजन की ड्रेस को अलाउ करना। अदर जो ग्रुप है वो मानते हैं कि रिलीजियस फ्रीडम वर्सेस डेवलपमेंट जो है डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स को, लाइक सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए जो रिलीजियस कॉन्स्ट्रेंट्स हैं उनको नैरो किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इज फ्रीडम वर्सेस रिस्ट्रिक्शंस ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। अब गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 25 देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस फॉर डिसेंसी एंड मोरालिटी ऑफ सोसाइटी। तो मोरल ग्राउंड पे जो है गवर्नमेंट जो है सम रिस्ट्रिक्शंस जो है इम्पोज कर सकती है। तो इससे जो रिलेटेड मेन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इन्वॉल्व हैं वो है आर्टिकल 15, 19, 21 एंड स्पेशली 25। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, प्रोफेस, प्रोपेगेट एंड प्रैक्टिस। तो इससे रिलेटेड जो सॉल्यूशंस हैं वो क्या हो सकते हैं? जो सॉल्यूशंस हो सकते हैं वो है फोकसिंग ऑन डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स instead on debating and concentrating the aspects of hijab and dress code. We should work on in a collaborative manner to find the developmental aspects like economic, political, social and cultural development. Next is यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो इससे क्या है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को
इन अ प्रोग्रेसिव मैनर अडॉप्ट करने से जो है नैरो जो रिलीजियस गैप्स हैं, नैरो गैप्स वो हैं फुलफिल होंगे और हमारा जो है ओवरऑल कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव सोसाइटी का जो है विकास होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिया लैक्स सोलर वेस्ट हैंडलिंग पॉलिसी। जो ये स्टेटमेंट दिया गया है वो अरेना के द्वारा दिया गया है। अब देखते हैं व्हाट इज अरेना। तो जो अरेना के द्वारा दिया गया है वो है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। तो जैसा कि अपन इसकी जो वेबसाइट्स में देख सकते हैं, हाइड्रोजन इकोनॉमी हिंट्स, न्यू ग्लोबल पावर डायनामिक्स। तो इसने मेनली क्या स्टेटमेंट दिया है कि while India ramps up its solar power capacity at the nation does not yet have firm policy on managing waste that results from used solar panels or from the manufacturing process। अब जैसे कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उस पर जो है बहुत तेज़ी से काम किया जा रहा है और इंडिया जो है काफ़ी सोलर पैनल इंस्टॉल कर चुकी है, पर उससे जो वेस्ट जनरेट होता है उसके लिए प्रॉपर मैकेनिज्म डेवलप नहीं किया गया है। Global estimated that global photovoltaic waste touch 2.8 million tons by 2050, with India expected to be one of the top 5 generators of such waste। तो इस प्रकार से जो है कंसर्न बताया गया है। सोलर, इसमें अब बताया गया सोलर पैनल्स लाइफ क्या होती है, कितने दिन तक वो वर्क करता है और उसके बाद क्या क्या मीजर्स लिए जाने हैं। इसी पर जो नेक्स्ट टॉपिक आया हुआ है वो एनर्जी के ऊपर आया हुआ है। दैट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पेपर थर्ड, इक्विटेबल एनर्जी एक्सिस की ऑफ इन्वायरमेंटल पॉलिसी। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा यदि इन्वायरमेंटल पॉलिसी जो है फॉर्मुलेट की जाती हैं तो उसमें से इक्विटेबल एनर्जी, जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनको प्रॉपर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो इट वाज नॉट द प्लानेट बट पीपल एंड देयर कमिटमेंट टू नेचर दैट वाज fragile, Prime Minister Narendra Modi said on Wednesday in his inaugural address at the Energy and Resource Institute World Sustainable Development Summit। तो उन्होंने ये स्टेटमेंट जो है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट पर दिया हुआ है। तो उन्होंने जो है कहा है, मिस्टर मोदी सेड इंडिया हैड वॉक्ड द टॉक by ensuring that equitable energy access to the poor remained a cornerstone of its environmental policy। These included initiatives such as 90 million households getting access to clean cooking fuels under the उज्ज्वला योजना। जैसा कि उज्ज्वला योजना के थ्रू गैस सिलेंडर्स डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज चूल्हा जो है डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। तो इनकरेज टू सेटअप सोलर पैनल्स अंडर द, अब प्राइम मिनिस्टर जो कुसुम योजना है उसके थ्रू जो है किसानों को सोलर पैनल के थ्रू जो है पंप सेट प्रोवाइड कराए गए थे, जिससे वो डायरेक्टली कन्वेंशन एनर्जी से जो है अपनी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड जो है फुलफिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बताया गया है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्विटेबल होना चाहिए। एंड अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज इज बप्पी लहरी हु मेड इंडिया जीवे नो मोर। अब जो ये काफ़ी फेमस सिंगर थे वो जो है लास्ट डे एक्सपायर हुए हैं, तो उन्होंने जो मेन कंट्रीब्यूशन दिया है वो पॉप सिंगिंग में दिया है। तो बप्पी लहरी द कंपोजर सिंगर हु मेड इंडिया जीवे टू हिज फुट टैपिंग ट्यून्स फॉर लीस्ट 3 decades पास्ट अवे ऑन ट्यूजडे। तो कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं उनके द्वारा जो सॉन्ग गाए गए हैं वो है बॉम्बई से आया मेरा दोस्त, अनदर वन इज जिम्मी जिम्मी आजा आजा। तो इस प्रकार से उन्होंने जो लोगों का काफ़ी 3 दशकों तक जो है इंटरटेनमेंट किया। तो आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से उनका जो है काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आया हुआ है वो आया है लिबर्टी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज लिबर्टी? लिबर्टी इज व्हेन पीपल आर फ्री टू परफॉर्म देयर टास्क एंड हार्नेस देयर पोटेंशियल्स अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी व्हाइल नॉट हैविंग एनी आउटर रिस्ट्रिक्शंस अननेसेसरी। तो यहाँ पे जो मेनली बताया गया है वो नेगेटिव लिबर्टी पे और पॉजिटिव लिबर्टी पे जो है डिबेट आई हुई है। तो एवरीवन डिफेंड्स फ्रीडम, द फ्रीडम टू स्पीक, टू मूव, टू एक्ट, टू ईट, टू प्रैक्टिस द religion they want, but Dutch freedom, a concept that has been redefined and revitalized innumerable times by scholars। तो इसमें मेनली जो कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी बताया गया है कि व्हाट इज नेगेटिव लिबर्टी।
एक्चुअली निगेटिव लिबर्टी क्या होता है? व्हेन पीपल आर फ्री टू डू एनीथिंग विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया गया है कि जो देवी है वो एक पुअर फैमिली से है, अपने घर जाना चाहती है बट उसके पास पैसे नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, निगेटिव लिबर्टी है पर सम कॉन्स्टेंट्स जो है पैसा ना होने की वजह से वो क्या है, अपना एंजॉय नहीं कर सकती। तो प्लीज, और अब इसके अगेंस्ट में जो आया हुआ है पॉजिटिव लिबर्टी। तो समझते हैं कि पॉजिटिव लिबर्टी क्या है। एक्चुअली पॉजिटिव लिबर्टी में क्या है कि सम कॉन्स्टेंट्स जो है सम सेक्शंस ऑफ सोसाइटी पे लगाए जाते हैं जिससे ओवरऑल सभी पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज का बना रहे। तो इसमें एग्जांपल दिया गया है कि हाउ गवर्नमेंट इम्पोजेस टैक्स। तो एक सेक्शन पे जो है रिच सेक्शन पे जो गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज करके उसको थ्रू प्रोग्राम पॉलिसी ऑफ वेलफेयर जो है पुअर सेक्शंस पे जो है इम्प्लीमेंट करके उस पर जो है इक्विलाइजेशन का काम करता है। तो इस प्रकार से है कि पॉजिटिव लिबर्टी। अब पॉजिटिव लिबर्टी का इंपॉर्टेंस क्या है? पॉजिटिव लिबर्टी जो मेनली है मिनिमम कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन जो है सोसाइटी में इस्टेब्लिश करती है। पॉजिटिव लिबर्टी के थ्रू समाज में यूनिटी एवं इक्वालिटी जो है इस्टेब्लिश होती है। अब निगेटिव लिबर्टी के प्रॉस क्या है? निगेटिव लिबर्टी में क्या है, पीपल दे आर फ्री टू एंजॉय देयर लाइफ अकॉर्डिंग टू देयर वेज। बट इसके कौन से क्या है, यदि निगेटिव लिबर्टी होगी तो इससे क्या है, समाज में किसी एक व्यक्ति इंडिविजुअल की जो लिबर्टी है वो दूसरे के राइट्स को या दूसरे की लिबर्टी को जो है हिंडर कर सकता है। तो इससे पॉजिटिव एंड निगेटिव लिबर्टी दोनों को कोऑर्डिनेट किए जाने की जो है ज़रूरत है। तो इस प्रकार से काफ़ी पॉलिसी प्रोग्राम फॉर्मुलेशन में हेल्पफुल होती है और पॉलिटिकल थॉट्स में। आइए समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फेडरल नेचर ऑफ द जुडिशियरी, इंटीग्रेटेड जुडिशियरी। अब इसमें मेनली क्या टॉपिक आया हुआ है कि जो जुडिशियरी है एट द स्टेट लेवल उसकी जो है पावर जो है धीरे धीरे कम होती जा रही है और सेंट्रलाइजेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अधिक तेजी से हो रहा है। तो इसमें समझते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर क्या है। फेडरल स्ट्रक्चर मेनली टू टाइप्स का होता है, यूनिटरी फीचर एंड फेडरल फीचर। तो यूनिटरी फीचर में क्या है, जो मोस्ट ऑफ द पावर जो है कंसंट्रेटेड होती है वो सेंटर के हाथ में होती है और लेस पावर जो है स्टेट्स के हाथ में। और फेडरल फीचर में जो है डिवीजन ऑफ द पावर्स इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में जो है डे बाय डे जो है कंसंट्रेशन ऑफ द पावर ज़्यादा होता जा रहा है। तो इसको मेनली जो सब्सटेंटिएट किया गया है वो इसके द्वारा किया गया है कि जो डिफरेंट लॉज हैं लोकसभा के द्वारा पास किए गए, संसद द्वारा पास किए गए डिफरेंट लॉज हैं, उसमें स्पेशल ट्राइब्यूनल्स, स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। इसके द्वारा क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द पावर जो है हाई कोर्ट से जाकर के सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है। अब डायरेक्ट एपीलेट अथॉरिटी भी है वो है सुप्रीम कोर्ट में बढ़ रही है। अनदर एग्जाम्पल जो दिया गया है वो ये है कि कॉलेजियम सिस्टम। जो कॉलेजियम पावर सिस्टम होती है वो किसी एक जगह से दूसरी जगह पर जो है ट्रांसफर, जजों का, हाई कोर्ट के जजों का जो ट्रांसफर किया जाता है और अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो डिसीजन होता है वो सुप्रीम कोर्ट पे डिपेंड करता है। तो इससे क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का भी जो है अथॉरिटी जो है एक्सपांड हो रही है और स्टेट लेवल का या हाई कोर्ट का जो है अथॉरिटी धीरे धीरे सबजुडिस हो रही है या फिर उसकी जो है अथॉरिटी में रिडक्शन आ रहा है। यहाँ पे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, द इंडियन फेडरलिज्म थ्रो अ डुअल पॉलिटी हैज नो डुअल जुडिशियरी एट ऑल, द हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम वन सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियरी हैविंग जुरिसडिक्शन एंड प्रोवाइडिंग ड्यूटीज एंड प्रोविजंस फॉर फॉलोइंग थ्रू आउट द इंडिया। तो इस प्रकार से क्या है कि यदि सुप्रीम जो इंडिया में है वो इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है, किसी एक हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया जजमेंट जो है वो ऑल ओवर द इंडिया जो है लागू होगा। ये यूपीएससी में प्रीलिम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, या किसी एक हाई कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया गया किसी अदर हाई कोर्ट में लागू होगा या नहीं होगा। तो उसका ये था कि यदि कोई हाई कोर्ट पर्टिकुलर स्टेट में जो है जजमेंट देता है तो वो थ्रू आउट इंडिया लागू होगा, हालांकि उसको सुप्रीम कोर्ट में जो है चैलेंज किया जा सकता है। तो इस प्रकार से था हमारा आज का डिस्कशन। सो वी कंक्लूडेड टुडे डिस्कशन। सब्सक्राइब आवर चैनल, राइट योर कमेंट्स। थैंक यू सो मच।